तो लास्ट हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था मुग़ल के टाइम में, जब मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम एंड ऑल। तो आगे देखते हैं। करप्ट मनसबदार जो थे वो उनको विल नॉट मेंटेन आर्मी एज पर हिज सवार, दैट्स दे कॉल्ड करप्ट मनसबदार एंड डिसलॉयल थे वो। तो जागीरदार और मनसबदार जो थे ना, उनको ना कलेक्शन अलाउड था लैंड रेवेन्यू का, ओनली मतलब जितना अलाउड था ना कि इतना ही कर सकते, उतना ही उनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। इस सिस्टम के लिए ना मतलब एक सिस्टम था सुपरविज़न एग्जिस्टेंस कि इससे ज़्यादा वो कलेक्ट नहीं कर सकते। सो ही डज़ नॉट ऑपरेट द पीजेंट्स। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम हुआ ना, सुपरविज़न एग्जिस्टेंस था ताकि वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना कर सके पेजेंट्स को। तो जब ये डेथ हो जाता था तनख्वाह जागीर का, तो जागीर और वेल्थ ना जब्त कर लिया जाता था। इसके वजह से ना वो काफ़ी लैविशली स्पेंड करते थे। तो अर्ली 18th सेंचुरी में कितना था, 8000 मनसबदार थे और 1/5 एलआर थे, जो कि सिर्फ खलीशा लैंड से आते थे, और 4/5 जागीर से आता था। अब हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू मॉडल अंडर मुगल्स। तो जो लैंड रेवेन्यू मॉडल है, देखो उसमें क्या था, ज़मींदार ना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था और एक पुलिस ड्यूटी, उसका एक पुलिस ड्यूटी था, मतलब ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। इन रिटर्न लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करता था उसके रिटर्न में फॉर देयर सर्विस दे कीप सम परसेंट एज अ कमीशन के तौर पे वो रख लेता था, एंड बचा हुआ फिर वो दे देता था किंग को। तो ज़मींदार जो हुए यहाँ पे, मतलब ये ट्रेडिशनल लीडर हुआ करते थे ट्रेडिशनल सोसाइटी के, एंड दे वेर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच ही कलेक्ट एलआर। जैसे कि ना, जैसे IRS है, वो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, बट वो टैक्स कलेक्ट करता है ना, तो लाइक दैट ज़मींदार वॉज एट दैट टाइम। ही ऑल्सो कलेक्ट अपवर्ब्स एज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम रायट्स, मतलब पीजेंट्स। वो ट्रिब्यूट पीजेंट से लेता था, जिसको अपवर्ब्स बोलते थे। ये पूछ सकता है ऐसे टर्म एग्ज़ाम में पूछते। अपवर्ब्स जो था ना वो एडिशनल डिमांड हुआ करता था LR के अलावा, जो मतलब जो ट्रिब्यूट ये ले रहे हैं अपवर्ब्स, वो एडिशनल डिमांड जो स्टेट डिमांड करता था ज़मींदार से। तो ज़मींदार क्या करता था, मतलब पीजेंट से लेके देता था, वो खुद पास कर देता था पीजेंट्स को। ज़मींदार के पास वतन राइट्स हुआ करता था, हेरिडिटरी ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब ज़मींदार ओनर नहीं हुआ करता था, बट लेकिन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का उसके पास हेरिडिटरी राइट्स हुआ करता था, जिसको बोलते थे वतन राइट्स। जो पर्सनल लैंड होता था ना ज़मींदार का, उसका खुद का भी तो पर्सनल लैंड होगा, उसको मिल्कियत बोलते थे। और जो मिल्कियत से वो लैंड रेवेन्यू पे करता था, लाइक अदर्स, लाइक IRS को पे करना पड़ता है ना अपना खुद का सैलरी में से इनकम टैक्स, तो उसी तरह ज़मींदार को भी अपने लैंड जो कि मिल्कियत हुआ करता था उससे भी उसको पे करना पड़ता था लैंड रेवेन्यू टू द किंग। तो रायट्स लैंड रेवेन्यू देते थे, मतलब एज मेंशन, जो लैंड रेवेन्यू देते थे वो पट्टा में मेंशन होता था, पट्टा डॉक्यूमेंट को बोलते थे। और ये इससे क्या होता था, डॉक्यूमेंट एक मेंटेन होता था जिससे कि ओवर एक्सट्रैक्शन ना हो पाए रायट्स का बाय ज़मींदार। इंटरमीडिएरी ज़मींदार जो थे वो ना एक इंटरमीडिएरी ज़मींदार हुआ करते थे, जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम प्राइमरी ज़मींदार से एंड पास्ड इट ऑन टू जागीरदार्स और स्टेट आफ्टर कीपिंग सम कमीशन। ये हाँ, ये प्राइमरी ज़मींदार हुआ करते थे। इंटरमीडिएरी ज़मींदार्स ये प्राइमरी ज़मींदार से लैंड मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। मतलब जैसे कि ज़मींदार तुम्हारा कलेक्ट कर रहा है रायत से, अब इसको किसको देना पड़ रहा है, इंटरमीडिएरी ज़मींदार को। ये मतलब ये इसको पास कर रहा है प्राइमरी को कलेक्ट करने के लिए, और ये किसको पास कर देता था, जागीरदार को, और जागीरदार इससे लेकर इसको देता था, ये सब कमीशन रख लेता था, उसके बाद वो किंग के पास जाता था ऐसे। तो राइट्स दो टाइप के होते थे, खुदकश एंड
पाइकस्त, जो खुदकस्त होते थे ना, वो कल्टीवेटेड लैंड, जो लंबे टाइम से लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं और उसका मतलब कस्टमरी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंसी राइट है ओवर लैंड, एंड दे could not be removed from land, therefore these were small landowner cultivators कह सकते हैं इनको. स्कॉटलैंड में इसको यमन फार्मर्स बोलते थे, ठीक है. फिर है पाइकस्त, जो सेकेंड टाइप ऑफ राइट्स है. ये कल्टीवेट करते थे डिफरेंट लैंड्स पे डिफरेंट सीजन में. इनका खुद का लैंड नहीं होता था, ना ही इसका कोई ऑक्यूपेंसी राइट्स होता था. ऑल्सो इनको वैग्रेंट बोलते थे, मतलब बंजारा. दे वे लैंडलेस होते थे और राइटलेस होते थे. अब फिर एक था इजारदारी सिस्टम. इजारदारी सिस्टम क्या था, वो मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए था, मतलब और ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए था. जैसे कि बैड हार्वेस्ट के टाइम भी कलेक्ट करते थे. वॉर एक्सपेंडिचर, मतलब बैड हार्वेस्ट के टाइम भी पैसा चाहिए, लैंड रेवेन्यू चाहिए. एंड वॉर एक्सपेंडिचर, ग्रीड, दे मतलब टू एक्सप्लॉयट समझ लो. इजारदार कौन होते थे, जो इजारदारी सिस्टम में ऑक्शन होता था और जो विनर होता था ना ऑक्शन का, उसको इजारदार्स बोलते थे. और ये कोई पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी नहीं होते थे, लाइक ज़मींदार और जागीरदार ये सब नहीं होते थे. बट ये मैन ऑफ मनी होते थे, जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए. और इनका काम था राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू प्लस अदर टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू प्लस अदर टैक्सेस, जैसे कि टैक्स ऑफ ट्रेड, शॉपकीपर, ये सब. ये क्या होता था, ऑक्शन होता था और ये फर्स्ट बिडर होते थे. मतलब ऑक्शन ऑफ होता था फर्स्ट बिडर को. ऑक्शन जो होता था ना, स्टेट करता था, खलीसा लैंड पे करता था, और जागीरदार करता था जागीर लैंड पे. और इजारदार जो होते थे वो रेवेन्यू पे करते थे एडवांस में, या फुल्ली भी करते थे या पार्शली भी इन ऑक्शन, और लेटर रिकवर करते थे फ्रॉम एरिया अलॉन्ग विथ प्रॉफिट्स पे रिकवर करते थे. जब वो फेल कर जाए, मतलब पेमेंट में टू सबमिट अग्रीड अमाउंट, तो उसको राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू कुड भी फिर री ऑक्शन किया जाता था. जैसे एक इजारदार और ऑक्शन पे जीत गया, उसको अब इतना पैसा देना है किंग को. अगर वो नहीं दे पाया तो फिर वो लैंड फिर री ऑक्शन होता था. एंड ये जो सिस्टम था ना, इजारदारी सिस्टम, वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय शाहजहां 1628 to 58. शाहजहां 2858. अब ये लेटर औरंगजेब के टाइम में बढ़ गया और रैपिडली स्प्रेड हुआ 18th सेंचुरी में. जहांगीर सा स्प्रेड किया पंजाब और बंगाल में. लेटर इंट्रोड्यूस इन अवध एंड हैदराबाद ऑल्सो. फर्रुखसियार ने इंट्रोड्यूस किया. इवन इट खालिसा लैंड पे भी इंट्रोड्यूस कर देना का मतलब हुआ कि इवन द किंग बिकम्स द लूटर. अब वैरन हेस्टिंग ने जब वो गवर्नर जनरल था बंगाल का, ही इंट्रोड्यूस्ड इट एज अ फार्मिंग सिस्टम. बस नाम बदल दिया फार्मिंग सिस्टम, एक्चुअली इट वाज लाइक इजारदारी सिस्टम. अब हम ये तो ख़त्म हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल. तो ये जो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल हुआ था वो औरंगजेब के टाइम पे हुआ था, क्योंकि मुग़ल एम्पायर जो था ना वो एक टेरिटोरियल पीक पे पहुंच चुका था. बट लेकिन फिर भी डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ इसके टाइम पे, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. तो रीजंस देखेंगे. जो कांस्टेंट वॉरफेयर चल रहा था 40 इयर्स, उसने रिसोर्स को ड्रेन कर दिया और एग्रीरियन प्रोडक्शन को भी हर्ट किया और ओवरलैंड ट्रेड किया. और ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर इनस्टेबिलिटी भी था, और ओशियनिक ट्रेड इंक्रीज़ हो गया था, जिससे यूरोपियन का सुप्रीमेसी था ओशियनिक ट्रेड पे, उसको हेल्प हुआ. तो ये एक रीज़न था. फिर वॉर जो इंक्रीज़ हुआ तो इकोनॉमिक बर्डन इंक्रीज़ हुआ और मनसबदार पे. तो मनसबदार पे इकोनॉमिक बर्डन अगर इंक्रीज़ होगा, उनको आर्मी भी मेंटेन करना है, तो दे विल बिकम करप्ट ना. तो पोस्ट औरंगजेब मिलिट्री करप्शन स्टार्टेड दिस वे. तो यहाँ पे करप्शन का सीड बोना शुरू हो गया था. औरंगजेब चाहता क्या था. औरंगजेब 5807
he wanted to capture the whole Deccan. He annexed बीजापुर in 1685 में एंड गोलकोंडा को 1687 में एनेक्स कर दिया. और ये दोनों ही ना ऑटोनॉमस मुस्लिम किंगडम थे, बट ही फेल टू डिफीट मराठा को डिफीट करने में काफ़ी फेल हो गए, जो कि 1705 से मराठा स्टार्टेड विनिंग एंड 1750s तक रिवर्स्ड हो गया मोस्ट गेन्स ऑफ औरंगजेब ने जो जीता था वो सब चला गया. फाइनली wars too futile and Maratha caused military and territorial decline of Mughal. एक था तुम्हारा रिलीजियसली डिविजिव पॉलिसी जो था ना औरंगजेब का, वो भी एक रीज़न था. इससे क्या हुआ ना, औरंगजेब एलिनेटेड द मासेस. मतलब कि जो इसका जिजिया जो था, जिजिया एक टैक्स था, टैक्स ऑन रिलीजन था, और ये नॉन मुस्लिम्स पे था. तो इससे क्या हुआ, मासेस एलिनिएट हो गए, हिंदू एलिनिएट हो गए. पॉलिसीज ऑफ नॉट रिपेयरिंग टेम्पल्स विल विदर अवे विथ टाइम्स एंड ऑल्सो reducing land or allocated to temples, land or allocated to temples. तो टेम्पल्स नहीं बनवाना और टेम्पल्स को लैंड भी नहीं देना बनने के लिए. तो these are the reasons of religiously divisive policy of Aurangzeb. और also Aurangzeb executed two most important leaders which also alienated masses. 1665 में जो 9th गुरु तेग बहादुर थे, और 1689 में संभाजी जो शिवाजी के बेटे थे. शिवाजी वॉज अ छत्रपति. 1674 से 1680 तक वो छत्रपति थे, और उनके बेटे संभाजी उसको इसने कैप्चर कर लिया था, जो कि एल्डेस्ट सन था शिवाजी का. एंड उसको 3 हफ्ते टॉर्चर के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया था. बोथ वेयर मतलब गुरु तेग बहादुर और जो शिवाजी थे, ये दोनों ही पॉलिटिकल राइवल थे औरंगजेब के, और उन्होंने कन्वर्ट करने से मना कर दिया था. और ऑल्सो कुछ हिंदू टेम्पल को उसने ख़त्म कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था. दूसरा तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी एक रीज़न था, क्योंकि देयर वाज लैक ऑफ इम्पर्सनल लॉयल्टी इन मनसबदारी सिस्टम. वो होगा ही बिकॉज इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा और दे बिकम करप्ट. सीड तो बोना शुरू हो गया था, तो इम्पर्सनल मतलब लॉयल्टी भी ख़त्म हो रहा था. And what existed was a personal loyalty to the king and a give and take relationship between king and मनसबदार. जो ये था वो ख़त्म हो गया. अगर किंग नहीं दे पाएगा डिज़ायर्ड मनसबदार, तो मनसबदार तो डिसलॉयल होंगे ही. लेटर्स ना वीक्ड एम्पेयर जो थे पोस्ट औरंगजेब के टाइम में स्टार्ट होने लगा. मतलब कि जो एम्पेयर्स थे वो काफ़ी वीक थे. They failed to control mansabdars, and also they could not maintain balance of power in Mughal court, which lead to crippling court politics से शुरू हो गया, factionalism शुरू हो गया, मतलब ग्रुप पॉलिटिक्स होने लगे और डिसयूनिटी शुरू हो गया. क्रिपलिंग इम्प्लाइज मतलब कि डिवास्टेटिंग, और फैक्शनलिज्म मीन्स की ग्रुप पॉलिटिक्स. इससे क्या हुआ, पुअर गवर्नेंस स्टार्ट हो गया. एक और रीज़न मिलिट्री वीकेंड. जब मुग़ल एम्पायर जो था ना वो एक मिलिट्री स्टेट था, और मिलिट्री स्टेट में क्या होता है, जैसे एक नेशन स्टेट होता है वो स्टेट पीपल के द्वारा सेटअप किया जाता है, और मिलिट्री स्टेट जो होता है ना वो स्टेट सेटअप विथ मिलिट्री विक्ट्री एंड एग्जिस्ट टिल मिलिट्री डिफीट. जब मिलिट्री ही ख़त्म हो जाएगा तो स्टेट तो ख़त्म हो ही जाएगा ना. फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म. एग्जाम्पल रेजिमेंट्स जो थे ब्राउन बेस मस्कट राइफल्स ऑफ यूरोपियंस और फाइल फायरिंग ऑफ यूरोपियंस. मतलब यूरोपियंस वेर वेरी गुड ऑन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑल्सो, बट औरंगजेब एंड मुगल was have lack of technological and organizational reforms, बिकॉज सारा टाइम तो फैक्शनलिज्म में जाता था, ग्रुप पॉलिटिक्स में जाता था. वीक वॉर कमांडर स्पेशली पोस्ट औरंगजेब, कैसे कि जो फैक्शनलिज्म थे ना वो मतलब हु बिकम्स वॉज कमांडर एंड नॉट एबिलिटी. वो मतलब जो भी कमांडर बनता था वो एबिलिटी नहीं होता था उसके पास, वो वीक कमांडर कहलाते था.
मिलिट्री करप्शन था मनसबदार में विच स्टॉप्ड मेंटेन आर्मी एज पर सवार एंड ड्यू टू हाई वॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पास्ट। जागीरदार क्राइसिस भी स्टार्ट हो गया 18th सेंचुरी में। जागीरदारी क्राइसिस मतलब कि बहुत सारे लैंड पे बहुत सारे जागीर्स कुछ लैंड पे बहुत पैसे कलेक्ट कर रहे थे लाइक दैट। जैसे कि एक जागीर एक लैंड से कलेक्ट करे, ऐसा नहीं था। मतलब 2-3 जागीरदार 2-3 ग्रुप्स बन गए ड्यू टू फैक्शनलिज्म एंड दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम वन देन सेम ऑन अनदर लाइक दिस। तो दिस वे मोर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया राइट्स का and very few jagirs were chasing by many jagirdars like this. तो आफ्टर औरंगजेब दिस फैक्शनलिज्म इंक्रीज। जैसे कि किंग और किंग के बीच कॉन्फ्लिक्ट, मनसबदार वर्सेस किंग के बीच कंपटीशन, मनसबदार वर्सेस मनसबदार के बीच कंपटीशन। तो मनसबदार कम्पीटेड फॉर इन्फ्लुएंस ओवर एग्जिस्टिंग एम्पायर ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके जो एम्पेरर है, और वांटेड कि जो एम्पेरर है वो उसके फेवर में काम करे। टू एक्सट्रैक्ट उसका मेन गोल टू एक्सट्रैक्ट बेटर मनसब एंड जागीर्स जो कंटेंडर से थ्रोन पे, हु ऑल्सो वांटेड सपोर्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मनसबदार्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू फैक्शनलिज्म। जिसके वो भी चाहते थे कि अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग मनसबदार्स रहे, जिसके वजह से और ज़्यादा मतलब जो थ्रोन पे किंग है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए फिर अदर मनसबदार्स के बीच फैक्शनलिज्म शुरू हो गया कि कौन इन्फ्लुएंस करेगा लाइक दैट। तो कंपटीशन बिटवीन मनसबदार्स। लेटर मुगल्स वेयर वीक रूलर्स विथ वीक पर्सनैलिटीज नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर दे कुड नॉट कंट्रोल फैक्शनलिज्म। वो खुद ही वीक थे। जैसे कि मोहम्मद शाह जिसको रंगीला बोलते थे, ही मतलब स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम्स इन लीजर। कहा जाता है कि he spent most of times in his wives and wines and he was very away from political matters. The able मनसबदार acted जो एबल मनसबदार थे वो सेल्फलेसली काम करते थे इंस्टेड कि वो स्ट्रेंथन करें एम्पेरर को। एंड उसका मेन फोकस था द कार्विंग आउट देयर ओन प्रिंसिपैलिटीज़, अपने मतलब के लिए बस काम करना। जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उसने अपना खुद का एक एरिया बना लिया जहाँ पे वो कंट्रोल करा था, सेपरेटेड फ्रॉम ये मुग़ल। Many people came from different groups, the factions. ईरानी सिया विथ पर्शियन जो बैकग्राउंड के थे वो ईरानी फैक्शन से आते थे। तुरानी में जो सुन्नीज मुस्लिम होते थे ना, विथ तर्कीज़ उज्बेकिस्तान लाइक मुगल्स, ये तुरानी फैक्शन से आते थे। हिंदुस्तानी में जो कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम्स थे, और दिक्कनी फैक्शन में जो गोलकोंडा और बीजापुर के थे वो दिक्कन फैक्शन से थे, और हिंदुस्तानी फैक्शन के राजपूत जाट्स ये सब। अब देखो जागीरदारी क्राइसिस क्या था। जो नोबल्स थे बीजापुर एंड गोलकोंडा आफ्टर एनेक्सेशन 1685 और 1687 में वेयर मेड मनसबदार्स। बट अच्छा, बीजापुर और गोलकोंडा जो औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था उसको मनसबदार बना दिया। बट औरंगजेब डिक्लेयर्ड मोस्ट लैंड्स ऑफ दीज किंगडम्स एज खलीसा लैंड, और बहुत सारे लैंड को तो खलीसा लैंड डिक्लेयर किया टू फंड द वॉर एक्सपेंडिचर अगेंस्ट मराठा। पोस्ट औरंगजेब क्या हुआ, एम्पायर्स अपॉइंटेड मोर mansabdars to win support. They appointed more mansabdars to win support of different mansabdars groups, either to stay in power or to come to power. पावर में आने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए दे वॉन्ट मोर सपोर्ट ऑफ मनसबदार, सो दे क्रिएटेड वॉट, दे अपॉइंटेड मोर मनसबदार। तो फर्दर ओनली बचा 5% मनसबदार जो कि कंट्रोल कर रहे थे ऑलमोस्ट 61% ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम जागीर। सिर्फ 5% मनसबदार 61% LR कलेक्ट कर रहे थे जागीर से, जिसके वजह से इनसिक्योरिटी शुरू हो गया स्मॉलर मनसबदार्स के बीच में।
एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस जागीरदारी क्राइसिस वाज कि मेनी मनसबदार स्टेटेड जागीर लेस फॉर ईयर्स. बहुत सारे मनसबदार तो मनसबदार बस नाम के रहे, कोई जागीर नहीं मिलता था. इनसिक्योरिटी अमॉन्ग मनसबदार ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो जाता था जागीर्स का, कि जागीर आज इसके पास है, कल दूसरे मनसबदार के पास चला जाएगा, लाइक दिस. देयरफॉर नाउ द ओवर एक्सट्रैक्टेड एलआर शुरू हो जाता है जागीर से. एंड देयर वाज ग्रेटर स्प्रेड ऑफ इजारदारी सिस्टम ऑल्सो, जिसमें मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स आ जाते हैं. ड्यू टू इनसिक्योरिटी ऑफ दिस टेन्योर का भी कोई सिक्योरिटी नहीं है. एंड दे हैड नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. देयरफॉर पीजेंट का जो इनकम है वो फर्दर और ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो सारा पैसा तो टैक्स चला जाता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ले जाते हैं. हेंस मेनी पीजेंट रिवॉल्ट नाउ स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी अगेंस्ट मुगल्स एंड दे वर लेड बाय जमींदार्स, जैसे कि जाट किंगडम ऑफ चूरामन जाट. एंड जमींदार 1699 में वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट. जो फैक्शनलिज्म था वो इंक्रीज्ड तो हुआ, एज वेल एज ग्रेटर कंपटीशन स्टार्ट हो गया जागीर के लिए. जागीरदारी क्राइसिस की वजह से ना मिलिट्री करप्शन स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से मिलिट्री वीकन हो गई. अब जो प्रूफ है डिक्लाइन ऑफ मुगल का वो देख लेते हैं. फैक्शनलिज्म हमने पढ़ लिया, फैक्शनलिज्म की वजह से डिक्लाइन हो गया मुगल. जहांगीर शाह जब पावर में आया 1712 और 1713, सिर्फ 1 साल के लिए था. बाई ही एग्जीक्यूटेड हिज फादर फर्रुखसियार, उसको ख़त्म करके, उसको मार के जहांगीर शाह केम टू द थ्रोन. फिर जो फारुखसियार था 1713 to 1719 एग्जीक्यूटेड जहांगीर शाह विथ हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स ऑफ हिंदुस्तानी ग्रुप्स के जो थे, उनके साथ मिलकर उसने जहांगीर शाह को मार दिया. तो बट जो फारुखसियार था ना, तो वो पपेट बन गया था सैयद ब्रदर्स का. बट ही डिड नॉट वांट टू बी पपेट ऑफ सैयद ब्रदर्स, देयरफॉर ही अलाइड विद अदर ग्रुप्स एंड सैयद ब्रदर्स अलाइड विद मराठा. एंड Sayyid brothers defeated and executed Farrukhsiyar and placed Muhammad Shah in power as a puppet emperor. Like this, मतलब कि जहांगीर शाह ने अपने पिता को मार दिया फर्रुखसियार को, और फिर नहीं, अपने पिता को नहीं, फर्रुखसियार के पिता को मार दिया. फिर फर्रुखसियार ने जहांगीर शाह को मार दिया सैयद ब्रदर्स से मिलके. फिर सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियार को मार दिया. फिर सैयद ब्रदर्स को मार दिया जाता है निज़ामुल मुल्क के द्वारा. वो गवर्नर ऑफ हैदराबाद होते हैं तुरानी फैक्शन के, विथ हिंदुस्तानी ग्रुप से मिलके उसने सैयद ब्रदर्स को हरा दिया. ही वॉज द निज़ाम एंड ही बिकेम वज़ीर फ्रॉम 1722 to 1724. और टूल्स ऑफ जो डिक्लाइन ऑफ मुगल, सेकेंड टूल, फर्स्ट वाज फैक्शनलिज्म, सेकेंड इज मिलिट्री डिक्लाइन. तो जो 1705 में बिगनिंग 1705 के बिगनिंग से मराठा बिगैन डिफीटिंग मुगल्स एंड रिवर्स द मोस्ट टेरिटोरियल गेन इन बाई 1750. जो मुगल्स ने जीता था वो मराठा ले लेता है. 1735 में पेशवा बाजीराव 1720 से 1740 तक जो पेशवा बाजीराव थे वो दिल्ली को प्लंडर कर लेते हैं और मोहम्मद शाह को 1748 में प्रिजनर बना लेते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए. और 1738 में मराठा एक लार्ज मुगल आर्मी को डिफीट कर देता है, जिसका कमांडर था निज़ाम. तो निज़ाम को हरा देता है और उसके साथ ट्रीटी ऑफ भोपाल 1739 में साइन करता है. फिर इसी टाइम पीरियड पे पर्सियन नादिर शाह का इन्वेज़न होता है. नादिर शाह का एम्पायर जो था ना वो एक्सटेंड करता था ईरान से अफ़गानिस्तान तक, जहाँ पे मुगल्स ऑल्सो कंट्रोल सम टेरिटरी एंड हेंस कॉन्फ्लिक्ट वॉज देयर. तो जो नादिर शाह था वांटेड टू प्लंडर इंडिया का वेल्थ. तो वाई नादिर शाह वोन बिकॉज मुगल्स मिलिट्री वेयर वीक. और जो रीसेंट मिलिट्री डिफीट था 1738 में मराठा के द्वारा. फिर जो सदत खान था ना, जो अवध का नवाब था, वो उसने अपना साइड बदल लिया, वो निज़ाम के साथ मिल गया. जब निज़ाम मीर बख्शी बना
जबकि वो उसने सोचा था कि उससे बनाया जाएगा, बट जब निज़ाम को मीर बख्शी बनाया गया तो ही डिड नॉट सपोर्टेड द मुगल, ही स्विच द साइड एंड हेल्प्ड नादिर शाह। बेटर मिलिट्री लीडरशिप था नादिर शाह का, और इसका रिज़ल्ट और इम्पैक्ट क्या हुआ कि बैटल ऑफ करनाल साइन किया गया 1739 में। करनाल जो आज का हरियाणा में है वो डिसिसिव था, आफ्टर विच दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया और मोहम्मद शाह को इम्प्रिजन कर लिया गया। तब नादिर शाह एम्पेरर बनता है 60 डेज़ के लिए। तब और सदत खान सुसाइड कर लेता है आफ्टर ही वॉज इंसल्टेड बाई नादिर शाह पोस्ट विक्ट्री। और काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री प्रेस्टीज को लॉस होता है, जैसे कि मोहम्मद शाह वॉज इंसल्टेड एंड उसको इम्प्रिजन भी कर लिया जाता है। ही डिड नॉट स्टैंड अप फॉर हिज डिग्निटी, देयरफॉर ही लॉस्ट रेस्पेक्ट अमॉन्ग मनसबदार्स। 2 lakh civilians of Delhi massacred, leading to loss of prestige for Mughal among masses, loss of military prestige as a huge defeat, and this increased chances of future attacks by others also, जैसे कि फर्स्ट अफगान इन्वेजन हुआ 1748 का। Huge economic loss was there, and now Mughals could not maintain a strong army, and Nadir Shah took away wealth worth roughly 100 crores, and also he took away peacock throne that had Kohinoor. और Mansabdar were also drained of their wealth as well as they had to contribute. So this was the decline of Mughal 1752 में Mughals came under मराठा प्रोटेक्शन ड्यू टू फियर ऑफ अफगान इन्वेजन। और आलमगीर टू जो 1754 से 59 के बीच रूलर था वॉज अ मराठा पपेट ऑल्सो। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बाय मिड 18th सेंचुरी मुगल एम्पायर वॉज अ फिंजमेंट ऑफ इमेजिनेशन। अब इसको एलैबोरेट करो। फिंजमेंट मतलब कि अ थिंग दैट समवन बिलीव टू बी रियल बट दैट एग्जिस्ट ओनली इन देयर इमेजिनेशन। तो बाई 1750s मुगल एम्पायर हैड डिक्लाइंड। इसका प्रूफ आप बता दो। एंड बाय द मिड 18th सेंचुरी मुगल एम्पायर विच वंस स्पैंड अ वास्ट टेरिटरी इन साउथ एशिया experienced significant decline. Factors such as internal strife, weak leadership, invasion by foreign powers like Persian Nadir Shah, later British East India Company contribute to fragmentation, and then regional powers emerged, leading to emergence of independent or semi-autonomous state, marking the Mughal Empire diminished influence and control. So this way Mughal Empire declined. So we completed with decline of Mughal Empire. Thank you.